हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th का और चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। तो आज हम इनऑर्गेनिक को बेसिक से समझेंगे और उसका जो पहला चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 12th का बेहतर तैयारी कराया जाता है हर एक चैप्टर का। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आज हम आपका क्लास 12th का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यानी कि इस चैप्टर में आपको समझना है, चूँकि आप 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करेंगे, हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण कैसे करेंगे, जिंकाइट से जिंक का निष्कर्षण कैसे करेंगे, गैंग अयस्क, यही सब इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ने के लिए है, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो अगर 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इस चैप्टर से 100% आपका एक निष्कर्षण क्वेश्चन आता ही है, और यहाँ पर आपको 4 निष्कर्षण पढ़ने के लिए है, लोहा का, जिंक का, कॉपर का और एल्युमिनियम का। तो इनमें से किसी का भी आपको निष्कर्षण आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है, कि भूपट्टी यानी कि पृथ्वी पर जो तत्वों का परसेंटेज है किस प्रकार से है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भूपट्टी मतलब होता है पृथ्वी में तत्व किस प्रकार से पाया जाता है, यानी कि कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बालू पाया जाता है, यानी कि मिट्टी है, सबसे ज़्यादा क्या है, मिट्टी। और मिट्टी एक प्रकार का सिलिका होता है। क्या होता है, सिलिका। और सिलिका का सूत्र अगर हम देखें तो SiO3 होता है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे इसमें तो O की मात्रा ज़्यादा है, इसमें O3 ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस, यानी कि 49% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, आपको पूछेगा बताइए भूपट्टी या पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा अधातु पाया जाता है, तो अधातु भी कहेगा तो याद रखिएगा ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। तो याद रखेंगे कि भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व अगर है तो वो ऑक्सीजन है, 49% पाया जाता है। और धातु भी अगर कहेगा तो वो भी उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूपट्टी या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में बताइए उपधातु कौन सा पाया जाता है, तो याद रखेंगे सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु। वैसे तो बहुत सारा उपधातु होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भूप्रपट्टी या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अधातु उपधातु पाया जाता है, तो याद रखेंगे वो उपधातु हो जाएगा आपका सिलिकॉन, जो कि 26% पाया जाता है, और यह एक प्रकार का क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट, हमको तो इस चैप्टर में बेसिकली धातु पढ़ना है। तो नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर बताइए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है भूपट्टी या पृथ्वी पर वो एल्युमिनियम होता है, 8.2% पाया जाता है। और दूसरा नंबर पे आता है लोहा, जो कि 4.2% पाया जाता है। ये परसेंटेज आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पृथ्वी या भूपट्टी पर तत्व अगर पाया जाता है, अगर तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, लेकिन धातु अगर आपसे पूछा कि बताइए कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तब क्या कहिएगा, एल्युमिनियम। लेकिन अगर उपधातु पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सा उपधातु पाया जाता है, तब कहिएगा सिलिकॉन। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं में कि आखिर पृथ्वी पर जो धातु पाया जाता है किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, यह भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि धातु जो पाया जाता है किस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं धातुओं की उपलब्धता। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर धातु 2 अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति में धातुएं जो है कितनी अवस्था में पाई जाती है, 2 अवस्था में। एक होता है मुक्त अवस्था और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे, पृथ्वी पर धातु की जो अवस्था होती है या प्रकृति के अंदर जो धातु पाया जाता है वो 2 अवस्था में पाया जाता है। एक पाया जाता है
है मुक्त अवस्था और दूसरा पाया जाता है संयुक्त अवस्था। अब हम समझते हैं कि मुक्त अवस्था क्या है, संयुक्त अवस्था क्या है। तो पहले हम देखेंगे मुक्त अवस्था इन फ्री स्टेट। क्या देखेंगे? इन फ्री स्टेट। याद रखिएगा वे धातु जिस पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वे धातु जो कम क्रियाशील होता है, क्या होता है? कम क्रियाशील, तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कोई तत्व है उसको हम बाहर छोड़ दें, जैसे लोहा को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा उसमें जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन और जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसको छोड़ देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप सोना, चांदी, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सब पे वायु जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार प्रकृति में धातु दो अवस्था में होता है। आप उस अवस्था को आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि सर जो धातु पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो किसी और से रिएक्शन नहीं करता, स्वतंत्र रूप से रहता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था। जैसे याद रखिएगा कि मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है, पूछता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि बताइए चांदी, सोना, प्लेटिनियम किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि प्लेटिनियम जो होता है, प्लेटिनियम कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा जो चांदी होता है, कई बार पूछा है कि बताइए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है चांदी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, गुड कंडक्टर क्या होता है? चांदी। नेक्स्ट पूछेगा सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्यता किसका होता है, यानी कि पीट के सबसे पतला फोल्ड यानी कि चादर बना सकते हैं, किसको? तो याद रखिएगा सोना। तो यहाँ से देखिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। तो याद रखेंगे ये तीन जो एलिमेंट है, ठीक है, और भी हो सकता है, बट ये तीन मेनली आपको याद रखना है कि प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, CO2 अन्य धातुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे दूसरा, ठीक है, संयुक्त अवस्था। क्या समझेंगे? संयुक्त अवस्था। तो आइए हम देखते हैं दूसरा कौन सा अवस्था हो जाएगा? संयुक्त अवस्था में। अब बात करते हैं कि सर संयुक्त अवस्था में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन समझिए क्या है। वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं, देखिए उसमें क्या था, जो कम क्रियाशील होते हैं, इसमें क्या है, जो क्रियाशील होते हैं। वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, देखिए इसको हिंदी में लिख रहे थे तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, CO2 इत्यादि का प्रभाव आसानी से पड़ता है, वे तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? संयुक्त। यानी कि सिंपल समझिए, जो धातु या जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा यानी कि क्रियाशील होगा तो प्रकृति के अंदर वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था कहने का मतलब है अगर लोहा है तो लोहा का अगर हम खदान में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे लोहा का खान है वहाँ जाएंगे तो लोहा के साथ और सारा एलिमेंट, धातु, अधातु सब जुड़ा होगा, क्योंकि वो क्या होता है, क्रियाशील होता है, वो दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि कौन कौन सा अगर एलिमेंट पूछा जाए, तो वैसे तो हम ज़्यादातर यहाँ पे धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो हम धातु में ही याद रखेंगे। ये जो एग्जाम्पल जितना भी दे रखे हैं, ये जितने भी धातु हैं सभी का सभी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये जितने भी धातु आप देख रहे हैं सबका सब किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में। तो बताइए आपका यह कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखेंगे प्रकृति के अंदर धातुएं जो है दो अवस्था में या तत्व दो अवस्था में पाए जाते हैं। कितने अवस्था में पाए जाते हैं? दो अवस्था में। एक होता है मुक्त अवस्था और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में वे तत्व पाए जाते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं और जिन पर वायुमंडल, जलवाष्प, CO2 इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे आपका हो गया चांदी, सोना और प्लेटिनियम। और संयुक्त अवस्था में वे तत्व पाए जाते हैं जो क्रियाशील होते हैं और जिन पर वायुमंडल, जलवाष्प, CO2 इत्यादि का प्रभाव आसानी से पड़ जाते हैं, जैसे आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझना है। यह सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये नहीं समझिएगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें खनिज। क्या पढ़ना है? खनिज। अब हम समझेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th में भी आप पढ़ चुके हैं कि खनिज क्या है। ठीक है, देखिए जितना भी धातु होता है सब पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है वो खनिज
के रूप में ही होता है, ठीक है, ज़्यादातर धातु में खनिज के रूप में पाया जाता है। तो पहले समझते हैं खनिज कहते हैं किसको। तो कोई धातु प्रकृति में जिस यौगिक के रूप में पाई जाती है उसे, उस धातु का हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि सर कोई भी धातु प्रकृति में जिस यौगिक के रूप में पाया जाता है उसे धातु का हम क्या कहते हैं, खनिज। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि लोहा जो पाया जाता है, लोहा स्वतंत्र रूप में थोड़े न रहता है, वो उसका एक अयस्क होता है, लेकिन अयस्क से पहले वो खनिज हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लोहा हेमेटाइट मैग्नेटाइट से पाया जाता है। एल्युमिनियम हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी के अंदर खनिज के रूप में पाया जाता है। तो खनिज कहने का मतलब सिंपल तरीका से समझिए कि सर कोई धातु, ठीक है, प्रकृति में जिस यौगिक के रूप में पाया जाता है, कोई भी धातु प्रकृति के अंदर जिस यौगिक के रूप में पाया जाता है उसे उस धातु का क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम सोडियम का कितना सारा खनिज लिख रखे हैं। जैसे NaCl नमक, ये सोडियम का खनिज है। जो आप NaCl देख रहे हैं ये सोडियम का क्या होता है, एक प्रकार का खनिज हो गया। नेक्स्ट हो गया Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये भी आपका जो है नमक सोडियम का क्या है, खनिज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार का सोडियम का क्या है, खनिज है, इत्यादि। तो आप सभी स्टूडेंट खनिज समझ गए होंगे कि खनिज किसे कहते हैं। अब मेन आता है कि खनिज के बाद हम समझेंगे अयस्क, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अयस्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो अयस्क से सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं अयस्क किसे कहते हैं। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर तो खनिज बहुत सारा है, बहुत सारा धातु का खनिज पाया जाता है, लेकिन क्या सर सभी खनिज से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे मेनली यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कि देखो जैसे हम एल्युमिनियम का बहुत सारा अयस्क है, लेकिन सिर्फ हम एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सर खनिज तो बहुत सारा है, लेकिन उन खनिज में से जिनसे हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे ही हम अयस्क कहेंगे। तो एक बार अयस्क का डिफिनेशन समझिए। किसी धातु से सभी खनिजों में से वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना आर्थिक तथा भौतिक रूप से सरल होता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क मतलब समझो, अयस्क एक प्रकार का खनिज है। अयस्क एक प्रकार का क्या है, खनिज। लेकिन ये वैसा खनिज होगा जिनसे हम धातु आसानी से कम खर्च में सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बताइए, तो अयस्क कहते हैं। जैसे सपोज डेट आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। अब सरकार क्या करता है, जाता है, जैसे लोहा का मान लेते हैं बहुत सारा अयस्क है, आप सभी को पता है लोहा का बहुत सारा खनिज मिलता है। अब सरकार देखेगा कि हम जो यहाँ से लोहा को प्राप्त करेंगे, यहाँ से जो लोहा को हम निकालेंगे तो हमको कितना खर्च पड़ता है। अब मान लेते हैं सरकार को वहाँ से लोहा निकालने में काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ेगा, बड़ा बड़ा मशीन सब लाना पड़ेगा, मजदूर को लाना पड़ेगा, या कोई भी कंपनी वहाँ से लोहा को निकालेगा। पता चला कि जब वो लोहा निकाला तो लोहा को जब निकालने में उसको इतना खर्च पड़ गया कि लोहा का दाम अगर वो अपना हिसाब से लगा है तो 200 रुपये केजी लोहा उसको बेचना पड़ेगा, तब उसका सब पूरा खर्च निकलेगा। अब बताइए मार्केट में लोहा का दाम 200 रुपये केजी है, तो मार्केट में तो लोहा सस्ता है, तो वहाँ पे बताइए उसको तो घाटा लग जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जिनसे उसको घाटा लगता है वो काम नहीं करता सरकार। तो खनिज तो है बहुत सारा, लेकिन आप क्या करेंगे, वही खनिज अयस्क कहलाएगा जिनसे आप धातु को कम खर्च में और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास जैसे मान लेते हैं लोहा का खनिज मिला, हम गए और वहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा, ज़्यादा मजदूर भी नहीं देना पड़ा, और आसानी से लोहा प्राप्त कर लिए, उसके बाद हमको ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। याद रखिएगा। तो खनिज जो है, खनिज एक प्रकार का, अयस्क जो एक प्रकार का खनिज है, लेकिन ये वैसा खनिज होगा जिनसे हम शुद्ध यानी कि धातु को आसानी से कम खर्च में और सरलता से प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट समझा दे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अयस्क क्या है, तो कहिएगा सर वे खनिज जिनसे हम धातु आर्थिक तथा भौतिक रूप से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क। अब बात करते हैं कि यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि क्या सभी खनिज को हम अयस्क बोल सकते हैं, तो आप कहिएगा नो सर। क्यों? क्योंकि सभी खनिज को हम अयस्क कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सभी खनिज से हम धातु प्राप्त कर सकते नहीं। बहुत सारा ऐसा खनिज होता है जिससे हम धातु प्राप्त करेंगे तो हमको महंगा पड़ जाता है, कंपनी वाला को महंगा पड़ता है, तो वो उससे प्राप्त करता ही नहीं है। अयस्क तो सिर्फ वे है जिन खनिज से हम धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है और इससे स्पष्ट होता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं,
बात सही है, क्योंकि सभी अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। आप ही बताइए, क्या सभी खनिज अयस्क होगा? क्या सभी खनिज से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी अयस्क है वो तो एक प्रकार का खनिजन है। तो यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब मेन बात करेंगे यहाँ से। वैसे तो बहुत सारा अयस्क है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क है। अयस्क मतलब क्या? जिनसे हम धातु प्राप्त करेंगे, जिनसे हम क्या करेंगे? धातु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे मेनली आपको 4 धातु का अयस्क के बारे में पढ़ना है। तो वैसे तो बहुत सारा अयस्क है, लेकिन हम मेनली आपको 4 धातु का जो अयस्क है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ से देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। क्या अब हम देखेंगे? तो कुछ महत्वपूर्ण अयस्क देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम किसका देखते हैं? एल्युमिनियम का। याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि सर एल्युमिनियम का कितने अयस्क होते हैं, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क कहने का मतलब सर हम कितने तरीका से, कितने खनिज से हम एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम का यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट अयस्क का नाम लिख रखे हैं, और कई बार पूछता है कि बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो चलिए यहाँ से हम याद करते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या क्या होगा? याद रखिएगा, बॉक्साइट बताइए किसका किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। हाँ, उसके बाद केयोलिनाइट बताओ किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो ये 3 अयस्क है जो किसका अयस्क है आपका? ठीक है, एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। देखिए बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2S2O। इसका फॉर्मूला देख लेंगे क्या है? तो Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। क्रायोलाइट का सूत्र देख लेंगे क्या होता है? Na3AlF4 सॉरी F6। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो यहाँ से हम 3 आपको एल्युमिनियम का बताइए कितना अयस्क हम बताए हैं? तो एल्युमिनियम का 3 अयस्क और का सूत्र याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोहा का अयस्क। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम कुछ लोहा का इंपॉर्टेंट अयस्क लिख रखे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको 100% याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। ठीक है, अगर आप इसको बेहतर तरीका से याद कर लेते तो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा स्कोर कर पाइएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए लोहा का यहाँ पे देख सकते हैं हम 4 अयस्क लिखे हैं, याद रखिएगा। हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क होता है, सिडेराइट लोहा का अयस्क होता है, आयरन पेराइट किसका अयस्क होता है? लोहा का। अब हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पेराइट FeS2 होता है। ठीक है, बताइए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट किसका अयस्क? लोहा का। पूछेगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। पूछेगा सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। पूछेगा आयरन पेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। ये सब लोहा का अयस्क है, और इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, अब मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4, यानी कि यहाँ 2 था 3, यहाँ 3 था, यहाँ 4 बढ़ गया मैग्नेटाइट में। सिडेराइट हो जाएगा FeCO3, FeCO3। तो इस प्रकार लोहा का अयस्क था। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिए, ठीक है, और याद कर लेंगे, क्योंकि यह सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके आप क्वेश्चन बैंक देखिए, इस सबसे ऑब्जेक्टिव 100% आता है। तो 2 एलिमेंट था जिसका हम आपको अयस्क बता दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरा धातु कॉपर। इन सभी का हम निष्कर्षण पढ़ेंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम को हम निकालेंगे, कैसे हेमेटाइट से लोहा को निकालेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम उसके अयस्क को समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कॉपर, बताइए कॉपर के कितने अयस्क होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट अयस्क है जो कि हम लिख रखे हैं। देखिए कॉपर पाराइट किसका अयस्क है? कॉपर का, और इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2। तो याद रखेंगे कॉपर पाराइट बताओ किसका अयस्क है? कॉपर का। कॉपर पेराइट किसका अयस्क है? कॉपर का। नेक्स्ट मेलाकाइट पूछेगा, मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो याद रखेंगे कॉपर का। सूत्र क्या होता है? CuOH का होल 2 × CuCO3। और नेक्स्ट याद रखिएगा क्यूपराइट, क्या याद रखिएगा? क्यूपराइट। क्यूपराइट भी बताइए किसका अयस्क है? कॉपर का। तो यहाँ पे 3 देखे, अगर आपसे पूछेगा कि कॉपर पाराइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का। मेलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। और क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो ये भी कॉपर का। एक और एलिमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे किसका, तो अब हम देखेंगे, अच्छा कॉपर का एक और है, इसको भी याद रखिएगा, कॉपर ग्लांस। क्या याद रखिएगा, कॉपर ग्लांस, जिसका सूत्र होता है Cu2S, ये भी किसका अयस्क होता है, तो कॉपर का होता है। अब हम चौथा देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिंक का। किसका देखेंगे, Zn जिंक। जिंक के कितने अयस्क, तो 3 अयस्क होता है जिंक का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होता है जिंक ब्लेंड, एक होता है केलेमाइन, एक होता है जिंकाइट। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है Zns, क्या होता है, Zns। केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3 और जिंकाइट का सूत्र होता है ZnO। यहाँ से हम एक चीज और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कई बार पूछा जाता है कि जिंक ब्लेंड बताइए कौन सा अयस्क होता है, तो इसमें सल्फर है तो ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, इसमें CO3 कार्बोनेट है तो ये कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बताइए अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, तो जिंक का। केलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का। जिंकाइट किसका अयस्क है, तो जिंक का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए केलेमाइन किस प्रकार का अयस्क होता है, तो याद रखिएगा ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। जिंक ब्लेंड जिंक का सल्फाइड अयस्क होता है और जिंकाइट जिंक का ऑक्साइड अयस्क होता है। बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, अब सर हम अयस्क को समझ लिए, अब अयस्क का जो हम निष्कर्षण करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना होता है कि हम क्या करते हैं, धातु का जब निष्कर्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। अब उन प्रक्रियाओं को समझना है, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं कोई अयस्क है, उससे हम धातु को प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले तो वहाँ से खनिज के अंदर यानी कि भूगर्भ से उसको निकाला जाता है, फिर जाता है उसको प्यूरिफिकेशन करता है, उसमें बहुत सारा प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में कुछ टर्म आते हैं, उसको आपको समझना है। तो पहला टर्म है आपका उप अयस्क या गेंग या अघात्री या मैट्रिक्स, समझेंगे, एक ही नाम है। ज़्यादातर आप गेंग और अघात्री और मैट्रिक्स याद रखेंगे, ठीक है। किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, किसी धातु के अयस्क में मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि की अशुद्धियां पाई जाती है, इन अशुद्धियों को गेंग या अघात्री कहते हैं। कितना सिंपल है, आप जो अयस्क लेते हैं, अयस्क जो पृथ्वी के अंदर से निकालेगा उसमें गंदगी होगा ना, गंदा होगा, कंकर पत्थर बालू इन सब पाया जाएगा ना, ये जो कंकर पत्थर बालू होगा इन सभी को गेंग, अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपका यह डिफिनेशन क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गेंग, अघात्री और मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो कहिएगा किसी धातु के अयस्क में मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि की जो अशुद्धियां पाई जाती है, इन अशुद्धियों को ही गेंग या अघात्री कहते हैं। सिंपल समझो, अयस्क के अंदर कंकर पत्थर ही क्या है, आपका गेंग और अघात्री है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं धातु कर्म। क्या समझेंगे, धातु कर्म, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं धातु कर्म। धातु कर्म में आपको क्या क्या समझना है, इस चीज को देखिए। आपसे पूछेगा धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं, धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण। तो धातु का कर्म का मतलब होता है किसी चीज से कर्म करके धातु प्राप्त करना या धातु, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण क्या है, तो कहिएगा किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया या क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। अब बताइए अयस्क है, तो अयस्क से जो हम धातु को प्राप्त करेंगे उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसको अच्छा खासा उसमें जो है आप देखिएगा, किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए पहले हम उसका सांद्रण करेंगे, फिर जो उसका जारण भर्जन करेंगे, फिर उसका अवकरण करेंगे, फिर शोधन करेंगे, तब जाके धातु प्राप्त होगा। तो बात है यहाँ पे कि सर धातु कर्म है क्या, तो धातु कर्म का मतलब क्या हो गया, यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया एक प्रकार का हो गया। तो इसीलिए हम डिफिनेशन में लिख रखे हैं किसी धातु के अयस्क से, किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो बताइए धातु कर्म क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं कि सर धातु कर्म में मुख्य रूप से कितने पद आते हैं। तो देखिए आप सभी को बता देते हैं कि जब आप अयस्क से धातु प्राप्त कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, क्या क्या करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर अयस्क है और उससे तुम शुद्ध धातु प्राप्त करोगे तो सबसे पहले अयस्क का हमको करना पड़ता है सांद्रण। क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे, ठीक है। एक नंबर में हमको करना है अयस्क का सांद्रण, इसी का दूसरा नाम है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, जब सांद्रण हो जाएगा तो सांद्रित अयस्क का हम ऑक्साइड में परिवर्तन कर देंगे, उसको किस में परिवर्तन करेंगे, ऑक्साइड में। दूसरा नंबर आप याद रखिएगा कि सर सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। अब इस परिवर्तन करने के लिए हमको 2 स्टेप है, हम 2 तरीका से इसको परिवर्तन कर सकते हैं, निस्तापन कर सकते हैं या तो भर्जन कर सकते हैं। आपको हम आगे समझाएंगे, समझ जाइएगा, ठीक है। बेसिकली ये समझिए कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया का हमको चयन करना पड़ता है, बहुत सारा स्टेप है। पहला हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण करने का मतलब होता है कि धातु के अंदर अशुद्धि को हटाएंगे। क्या करेंगे, अशुद्धि को हटाएंगे। तो याद रखिएगा
कि अयस्क में जो अशुद्धि होगा, अयस्क में जो अशुद्धि होगा उसको हटाने की प्रक्रिया को ही हम अयस्क का क्या कहेंगे, सांद्रण। तो हमको लगता है कि आप अयस्क का सांद्रण समझ गए होंगे। फिर हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, चूंकि ऑक्साइड में इसलिए बदलेंगे चूंकि उसके अंदर जो अशुद्धि होगा उसको ऑक्साइड में बदल देंगे ना तो बाहर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सांद्रित ऑक्साइड का ऑक्साइड में बदलने के लिए दो स्टेप होता है, एक होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। क्या क्या करेंगे, एक तो निस्तापन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, हम भर्जन करेंगे। निस्तापन और भर्जन बात करते हैं, सर निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, तो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। भर्जन मतलब होता है जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, भर्जन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, निस्तापन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो निस्तापन। आपको हम बताएंगे कि भर्जन किस प्रकार के ऑक्साइड को किया जाता है, ये सल्फाइड अयस्क को करेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। लेकिन निस्तापन जो किया जाता है ये कार्बोनेट या आपका कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क का किया जाता है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तो तीसरा स्टेप आपको ये करना है, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करना है। अब जब धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा तब हम उसको कार्बन की मदद से ऑक्सीजन को हटाएंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो तीसरा स्टेप है धातु ऑक्साइड का धातु में हम क्या करेंगे, अपचयन। अब इसके लिए बहुत सारा विधि है, पढ़ेंगे आगे, हाँ, प्रगलन पढ़ेंगे, स्वतः अपचयन पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन पढ़ेंगे। और लास्ट प्रक्रिया होगा धातु का शुद्धिकरण या शोधन। ठीक है, और इस प्रकार से आपका धातु प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं, इस पूरा स्टेप को समझ लीजिए। धातु का निष्कर्षण अगर आपसे पूछा जाए कि किसे कहते हैं, याद रखिएगा, किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म। अब इसके लिए निम्नलिखित पद का चयन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले करेंगे अयस्क का सांद्रण। सांद्रण करने का मतलब है अयस्क से अशुद्धि को हटाएंगे। फिर दूसरा नंबर में हम करेंगे सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे। इसके लिए दो प्रक्रिया है, निस्तापन या भर्जन करेंगे। और तीसरा क्या करना है, तो तीसरा करना है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करेंगे। इसके लिए भी 4 स्टेप है, 3 स्टेप है, प्रगलन कर सकते हैं या स्वतः अपचयन कर सकते हैं या विद्युत अपघटनी अपचयन कर सकते हैं। और चौथा करेंगे धातु का शुद्धिकरण या शोधन। ठीक है, और उस प्रकार आपका शुद्ध धातु प्राप्त होगा। तो आइए हम इसको ग्राफ के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं। इसको तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप नॉर्मली समझिए इस चीज़ को। ठीक है, आइए अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि हम सभी खनिज से धातु कम खर्च में और सरलता से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिन खनिज से हम धातु कम खर्च में सरलता से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को अयस्क कहते हैं। ये तो समझ में आ गया सर अयस्क क्या है। अब सर अयस्क से जो हम धातु को प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर तो बहुत सारा अशुद्धि होगा, सर उसको कैसे शोधन करके हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले अयस्क का किया जाता है सांद्रण। सांद्रण करने का मतलब है अयस्क के अंदर जो अशुद्धि होगा, ठीक है, जैसे बालू, कंकर, पत्थर जिसको हम गेंग बोलते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांद्रण। तो सबसे पहले अयस्क से आप अशुद्धि को हटा लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 3 प्रकार का यानी कि 3 रूप से आपको एलिमेंट या धातु मिल सकता है। एक अधिक सक्रिय धातु होगा, एक मध्यम रूप से सक्रिय धातु होगा और एक कम सक्रिय धातु होगा। तो जो अधिक सक्रिय धातु होगा उसका शोधन करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको गलित कर लेंगे, मतलब पिघला लेंगे, और पिघले हुए लवण का विद्युत अपघटन करेंगे तो आपको इससे शुद्ध धातु प्राप्त होगा। और इस प्रकार से किसका किया जाता है, तो एल्युमिनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, एल्युमिनियम। बात समझ में आया। अगर अधिक सक्रिय धातु है तो उसको पहले गलित लवण बना लीजिए उसका और विद्युत अपघटन कीजिए तो आपको शुद्ध धातु प्राप्त होगा। और इस विधि से किया जाता है किसका, एल्युमिनियम का। अब हम बात करते हैं कम क्रियाशील, उसके बाद हम मध्यम रूप से करेंगे। तो जो कम सक्रिय धातु होते हैं यानी कि कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है, तो अक्सर ज़्यादातर यह देखिएगा ये सल्फाइड अयस्क होते हैं। कौन सा अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो कम सक्रिय धातु होगा उसको सल्फाइड अयस्क में बदलेंगे, फिर उसका भर्जन करेंगे। क्योंकि भर्जन करने का मतलब होता है कि उससे सल्फाइड को हटाएंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ उसको गर्म करना पड़ेगा ताकि सल्फाइड डाइऑक्साइड बन के उड़ जाए। अब फिर जैसे होगा तो फिर धातु प्राप्त होगा, फिर उसका शोधन करेंगे और इस प्रकार से आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो कम सक्रिय धातु जो होते हैं वो सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले उसका भर्जन करना है, फिर भर्जन करेंगे, फिर धातु प्राप्त होगा, उसमें कुछ अशुद्धि रह ही जाएगा, फिर लास्टली उसका शोधन करेंगे तो हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं कि सर मध्यम रूप से सक्रिय धातु जो होगा उसका कैसे हम शोधन करेंगे। तो देखो मध्यम रूप से जो सक्रिय धातु होगा वो 2 रूप में हो सकता है, एक कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में और एक सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में होगा। अब तुम कार्बोनेट अयस्क क्या कहोगे, जैसे हम जिंक का एक अयस्क पढ़ाए थे, याद है आप लोग को,
ZnCO3, ठीक है, जिसको केलेमाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो केलेमाइन है ये जिंक का एस्क है, लेकिन कैसा है, कार्बोनेट एस्क। और एक हम बोले थे जिंक ब्लेंड, जिसको हम ZnS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ZnS। ये बताइए कौन सा एस्क है, तो सर ये जिंक का सल्फाइड एस्क है। तो देखिए आपको ये जो है दो फॉर्म में मिल सकता है, एक कार्बोनेट एस्क होगा, एक सल्फाइड एस्क होगा। तो जो कार्बोनेट एस्क है इसमें ऑलरेडी देखिए ऑक्सीजन है, बट इसमें सल्फाइड एस्क में बताइए ऑक्सीजन है, नहीं है। तो जो कार्बोनेट एस्क होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, इसीलिए हम उसका निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। निस्तापन का मतलब होता है कि उसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करना है, उसको गर्म करना है। और जो सल्फाइड एस्क होगा, चूंकि उसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो उसको हमको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो उसको हम कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। तो याद रखना कि कार्बोनेट एस्क का निस्तापन करना है और सल्फाइड एस्क का भर्जन करना है। जब ये दोनों प्रोसेस जब होता है तो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में। और जब धातु ऑक्साइड में बदलेगा तो लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, उसका अपचयन करना है, या प्रगलन करना है, या अवकरण करना। मतलब कार्बन या कोक डाल करके ऑक्सीजन को हटाएंगे। जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो इस प्रकार से आपको धातु प्राप्त होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अशुद्धियां रहता है, तो लास्टली स्टेप उसका शोधन किया जाता है, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होता है, जिसमें आपका कॉपर जिंक लोहा। ये जो कॉपर जिंक लोहा आप देख रहे हैं, इनका जो हम शोधन करेंगे इसी प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो आपको बताइए यह पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि सर प्रॉब्लम है, तो हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी है उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।